सरकार लाई है विद्यार्थियों के लिए डिजिटल लाइब्रेरी। बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए बिहार सरकार है सदा अग्रसर और तैयार। कक्षा 1 से कक्षा 12 तक की सभी पाठ्य पुस्तक पूरक सामग्री एवं वीडियो अब शिक्षा विभाग बिहार सरकार द्वारा विकसित पोर्टल पर है उपलब्ध। अध्ययन सामग्री देखने के लिए BEPCLOTS.bihar.gov.in पर विजिट करें अथवा एंड्रॉइड मोबाइल पर गूगल प्ले स्टोर से E-LOTS ऐप डाउनलोड करें। शिक्षकों, अभिभावकों एवं बच्चों से अनुरोध है कि इस लाइब्रेरी का अधिक से अधिक लाभ उठाएं और अपनी पढ़ाई जारी रखें। बापू की कहानी, जिसमें हम बात करेंगे महात्मा गांधी के जीवन के बारे में। पिछली बार हमने ये जाना कि बापू की शादी जल्दी हो जाने की वजह से उनकी 1 साल की पढ़ाई बिगड़ गई। बाद में उन्होंने खूब मेहनत करी, पढ़ाई में उनका मन लगने लगा, लेकिन व्यायाम करने से वो बचते थे। व्यायाम ना करने का नुकसान मोहन को उतना नहीं हुआ, पर एक दूसरी कमी की कीमत उन्होंने जीवन भर चुकाई, और वो थी बिगड़ी हुई लिखावट। उन्हें यह गलतफहमी हो गई थी कि साफ सुथरी लिखाई का शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। बड़े होने के बाद गांधी जी ने अपनी खराब लिखावट सुधारने की कई बार कोशिश करी, लेकिन बचपन की बिगड़ी आदत फिर ठीक नहीं हुई। उनका लिखा हुआ पढ़ना मुश्किल होता था। जब दूसरों के मोती के दानों जैसे साफ और सुंदर अक्षर दिखते, तब गांधी जी को पछतावा होता। वो कहते थे, खराब अक्षर अधूरी शिक्षा की निशानी मानी जानी चाहिए। हर एक नवयुवक और नवयुवती मेरे उदाहरण से सबक ले और समझे कि अच्छे अक्षर विद्या का आवश्यक अंग है। लड़कपन के 2 ही करीबी दोस्त मोहन को बात तक याद रहे। पहले ने उनका साथ इसलिए छोड़ दिया क्योंकि उनकी दोस्ती दूसरे से हो गई थी। ये दूसरा लड़का मोहन के मंझले भाई करसन दास का दोस्त था। दोनों की ही पढ़ाई में रुचि नहीं थी। दोनों बार बार फेल होकर मोहन की कक्षा में ही आ चुके थे। यह दोस्त दूर तक तेजी से दौड़ सकता था, ऊंचा कूद सकता था, लंबा भी कूद सकता था, दीवार चढ़ने में माहिर, खेल कूद में प्रवीण और सजा या पिटाई सहज ही सह लेता था। मोहन का स्वभाव एकदम उल्टा, डरपोक, शरीर से दुर्बल, ना दौड़ते बनता ना कूदते बनता। कोई डांट दे तो रो पड़ते, पिटाई सहना तो दूर की बात। दोस्त यह सब जानता था। जो कमियां हमें अपने आप में दिखती हैं, उन्हीं गुणों को हम दूसरों में खोजते हैं। मोहन अपने दोस्त से बहुत प्रभावित थे। दोनों ने स्टूडियो में जाकर के साथ में फोटो भी खिंचवाई थी। माँ, बड़े भाई और कस्तूरबाई ने मोहन को समझाने की खूब कोशिश की। वो कहते थे कि तुम खराब संगत में पड़ गए हो, तुम्हें अपना ध्यान देना चाहिए। मोहन ने उन्हें भरोसा दिलाया। उन्हें बात जमी नहीं, पर फिर भी उन्होंने मोहन पे विश्वास किया। वो जो चाहते थे उसे करने दिया गया। पर सच तो यह था कि मोहन अपने दोस्त के सम्मोहन में थे, जो सम्मोहन कई साल तक चला। उनका दोस्त कहता, हमारे बहुत से अध्यापक छिपकर मांस खाते हैं और शराब भी पीते हैं। राजकोट के बहुत से नामी गिरामी लोग भी, और हमारे विद्यालय के कई छात्र भी। इसीलिए तो हम लोग कमजोर हैं, क्योंकि हम मांस नहीं खाते। अंग्रेज मांस खाते हैं, इसीलिए ताकतवर है। तभी तो उन्होंने हमें गुलाम बनाया हुआ है। अपने दोस्त की ये सब बातें सुनकर मोहन को लगने लगा था कि यही समाज सुधार है। मोहन का परिवार एकदम पक्का वैष्णव शाकाहारी था, पर उनका मझला भाई करसन दास तो पहले से ही दोस्त के प्रभाव में मांस खाने लगा था। उनका दोस्त कहता, मुझे देखो, मैं मांस खाता हूँ, तुम्हारा भाई भी खाता है। हम दोनों तुमसे ज्यादा बलवान हैं, हिम्मत वाले हैं, हमें किसी का डर नहीं लगता। मोहन भी अपने दोस्त के जैसे निडर और बलवान बनना चाहते थे। देश को आजाद तो करवाना ही था, समाज सुधार भी तो करना था। सो एक दिन दोनों चुपके से नदी किनारे वीराने में चले गए। दोस्त ही सारा सामान लेकर आया था और उसी ने मांस पकाया। मोहन ने पहले कभी मांस देखा तक नहीं था। उसके घर में किसी को ये बात पता नहीं थी। मांस का स्वाद मोहन को चमड़े जैसा लगा। उन्हें उल्टी आने लगी तो थोड़ा सा खा के छोड़ दिया। उस रात
बहुत तकलीफ हुई। जैसे ही नींद आती, उनको सपने में दिखता कि पेट में एक बकरी मिमिया रही है। वो चौंक कर उठते, फिर अपने आप को समझाते कि मांस खाना जरूरी है। दोस्त आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो तरह तरह के पकवानों में मांस मिला देता ताकि मोहन को भा जाए। यह सरकारी डाक बंगले में होता, जहाँ के बावर्ची को उसने पटा रखा था। ये सब साल भर तक चला। कोई 5-6 बार मोहन ने चोरी छिपे मांस खाया। खर्चा हमेशा दोस्त ही उठाता था, क्योंकि मोहन के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं होती थी। जब ऐसी दावत खाकर मोहन घर लौटते, तब भूखी नहीं बचती, तो वो घर में झूठ बोलते। माँ पूछती कि खाना क्यों नहीं खा रहे, तो मोहन कहते भूख नहीं है, पेट में गड़बड़ है। पर वो सोचते कि मैं ऐसे घर में कब तक धोखा देता रहूंगा। घर में झूठ बोलना उन्हें खराब लगता, इसलिए मांस खाने का अभ्यास उन्होंने टाल दिया और फिर सदा ही शाकाहारी रहे। लेकिन इस दोस्त का साथ और समय चला। कस्तूरबाई के बारे में भी इस दोस्त ने मोहन के कान भरे। वे अपनी पत्नी पर बेवजह शक करने लगे। कस्तूरबाई के पास मोहन की बदसलूकी सहने के अलावा कोई चारा नहीं था। मोहन के लिए दोस्ती कई तरह से भाग्य का कारण बन चुकी थी। वे इससे तभी छूटे जब उन्होंने अपने दोस्त को कुछ ऐसी खराब हरकतें करते देखा जिससे उन्हें धक्का लगा। आज के लिए इतना ही। अगली बार हम देखेंगे कि क्या हुआ था जब महात्मा गांधी ने चोरी की थी। आज हम सीखेंगे पूर्णांकों का व्यवकलन। हमारे जीवन में कई स्थितियां आती हैं जब हमें पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर्स करना आवश्यक हो जाता है, जैसे तापमानों का व्यवकलन, दूरियों का व्यवकलन, लाभों का व्यवकलन या हानियों का व्यवकलन इत्यादि। आइए सीखें ऐसी स्थितियों में पूर्णांकों का व्यवकलन कैसे करें। पहले समझे धनात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है। अगर वह बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस होता है तो तापमान कितना बढ़ा, यह पता करने के लिए हमें 60 डिग्री सेल्सियस के तापमान से 3 डिग्री सेल्सियस का तापमान घटाना होगा, यानी कि -7 से -3 का व्यवकलन करना होगा। जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है, तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम उसका चिन्ह बदलकर प्राप्त किया जा सकता है, इसलिए -3 का योज्य प्रतिलोम है -3। इस प्रकार योग बन गया -7 -3। जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ एक धनात्मक पूर्णांक यानी पॉजिटिव इंटीजर है और दूसरा ऋणात्मक पूर्णांक यानी नेगेटिव इंटीजर है। तो क्या आप बता सकते हैं इनका योग कैसे किया जाएगा? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनका योग करने के लिए पहले हम इनका संख्यात्मक मान यानी न्यूमरल वैल्यू यानी चिन्ह के बिना मान ज्ञात करेंगे। -7 का संख्यात्मक मान है 7 और -3 का संख्यात्मक मान है 3। फिर हम बड़े संख्यात्मक मान यानी 7 से छोटे संख्यात्मक मान यानी 3 का व्यवकलन करेंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा 4। और फिर परिणाम के साथ बड़े संख्यात्मक मान वाली संख्या -7 का धन चिन्ह लगाएंगे, यानी कि परिणाम होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से बढ़त हुई। पूर्णांकों का व्यवकलन हम संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन का योग की संक्रिया यानी एडिशन ऑपरेशन में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 ऋण -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह धनात्मक संख्या है, इसलिए हम 0 से दाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है, इसलिए हम बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है।
आइए अब हम समझेंगे ऋणात्मक पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स कैसे करें। मान लीजिए किसी स्थान का तापमान -3 डिग्री सेल्सियस से घटकर -7 डिग्री सेल्सियस पहुंचता है, तो तापमान में गिरावट -7 -3 इस व्यवकलन से प्राप्त की जा सकती है। इस स्थिति में भी पहले हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे जो होगा -3 और फिर इसे -7 में जोड़ेंगे। -7 में -3 जोड़ने के लिए पहले हम बड़े संख्यात्मक मान यानी चिन्ह के बिना मान से छोटे संख्यात्मक मान का व्यवकलन कर लेंगे और फिर जिस संख्या का संख्यात्मक मान बड़ा होगा उसका चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -4। परिणाम से यह पता चलता है कि तापमान में 4 डिग्री सेल्सियस से गिरावट हुई है। इनका व्यवकलन हम संख्या रेखा पर भी कर सकते हैं। यहाँ भी पहले हम व्यवकलन की संक्रिया का योग की संक्रिया में परिवर्तन कर लेंगे, यानी कि -7 -3 के स्थान पर -7 -3 लिखेंगे। अब पहली संख्या है -7। चूंकि यह एक ऋणात्मक पूर्णांक है इसलिए हम 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे संख्या -7 पर। दूसरी संख्या है -3। चूंकि यह एक धनात्मक पूर्णांक है इसलिए हम -7 के दाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -4 पर, जो कि -7 से -3 के व्यवकलन का परिणाम है। इसी तरह हम एक धनात्मक और एक ऋणात्मक संख्या का भी व्यवकलन कर सकते हैं। जैसे किसी स्थान का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस है, अगर यह घटकर -7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचता है तो तापमान में गिरावट -7 से -3 घटाकर पता की जा सकती है। यहाँ भी हम पहले घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करेंगे जो होगा -3 और फिर इसे -7 के साथ जोड़ेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं -7 और -3 में चिन्ह समान है, इसलिए हम इनके संख्यात्मक मानों को जोड़ देंगे और आने वाले परिणाम के साथ इन दोनों का चिन्ह यानी कि ऋण चिन्ह लगा देंगे। इससे परिणाम प्राप्त होगा -10। संख्या रेखा पर -7 -3 का परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले हम इसका योग की संक्रिया में परिवर्तन करेंगे, यानी कि -7 -3 में। अब पहली संख्या है -7, तो 0 से बाईं ओर 7 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है -3, इसलिए फिर से -7 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे -10 पर, यानी कि -7 -3 का परिणाम है -10। तो आज हमने सीखा, जब भी हमें एक पूर्णांक में से दूसरा पूर्णांक घटाना होता है तब हम घटाए जाने वाले पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स दूसरे पूर्णांक में जोड़ते हैं। किसी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में सही जवाब देने पर +1 गुण और गलत जवाब देने पर -1 गुण दिया जाता है। अगर इस प्रतियोगिता में दिनेश को 17 अंक और समीर को -9 अंक प्राप्त होते हैं तो दिनेश इस प्रतियोगिता में कितने अंकों से जीता? दिनेश कितने अंकों से जीता यह पता करने के लिए हमें उसके अंकों से समीर के अंक घटाने होंगे, यानी कि हमें 17 -9 का परिणाम ज्ञात करना होगा। क्या आप बता सकते हैं इनका व्यवकलन कैसे किया जाएगा? सोचिए। आपने सही सोचा। पहले हम व्यवकलन का योग में परिवर्तन करेंगे। यह करने के लिए पहली संख्या वैसे के वैसे लिखेंगे, फिर व्यवकलन का चिन्ह बदलकर इसके स्थान पर योग का चिन्ह व्यक्त करेंगे और फिर दूसरी संख्या का योज्य प्रतिलोम लिखेंगे। इसके लिए हम दूसरी संख्या का चिन्ह बदलेंगे। अब हम 17 - 9 का परिणाम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। इसका परिणाम होगा 26, यानी कि प्रतियोगिता में दिनेश 26 अंकों से जीता। अगला उदाहरण, किसी इमारत में एक व्यक्ति भूमितल से ऊपर दूसरी मंजिल पर है। अगर उसे भूमितल से नीचे तीसरी मंजिल पर जाना होगा तो उसे कितनी मंजिलें नीचे जाना होगा? अगर हम भूमितल की मंजिल को 0 माने तो भूमितल के ऊपर की दूसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी -2 से और भूमितल से नीचे की तीसरी मंजिल व्यक्त की जाएगी -3 से।
उसे कितनी मंजिलें नीचे जाना होगा यह पता करने के लिए हमें उसके नए स्थान यानी ऋण 3 से वर्तमान स्थान यानी धन 2 को घटाना होगा। क्या आप बता सकते हैं इसे संख्या रेखा पर कैसे हल करेंगे? सोचिए। चलिए हम बताते हैं। चूंकि यहाँ व्यवकलन की संक्रिया यानी सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन है, इसलिए पहले हम इसको योग की संक्रिया यानी एडिशन ऑपरेशन में परिवर्तन करेंगे। इसके लिए हम ऋण 3 में धन 2 का योज्य प्रतिलोम ऋण 2 जोड़ेंगे। इसे हल करने के लिए अब हम पूर्णांकों की एक संख्या रेखा बनाएंगे। पहली संख्या ऋण 3 है, इसलिए हम 0 से बाईं ओर 3 कदम चलेंगे। दूसरी संख्या है ऋण 2, इसलिए ऋण 3 के बाईं ओर 2 कदम चलेंगे। इससे हम पहुंच जाएंगे ऋण 5 पर। ऋण चिन्ह से हमें पता चलता है कि व्यक्ति को नीचे जाना होगा और संख्या 5 व्यक्त करती है मंजिलों की संख्या। इसलिए भूमितल से ऊपर की दूसरी मंजिल से भूमितल के नीचे की तीसरी मंजिल पर जाने के लिए व्यक्ति को 5 मंजिलें नीचे जाना होगा। इस प्रकार आज हमने देखे पूर्णांकों के व्यवकलन के उदाहरण। अगले वीडियो में इनसे संबंधित मिथ्या धारणाओं को दूर करेंगे। मिथ्या धारणा 1, ऋण 5 ऋण धन 3 का परिणाम क्या होगा? ऋण 5 ऋण धन 3 को हल करते समय कई बार यह गलती की जाती है कि 5 से 3 को घटाया जाता है, और चूंकि 5 बड़ी संख्या है इसलिए ऋण चिन्ह यानी नेगेटिव साइन परिणाम के साथ लगाया जाता है। इसी तरह कई बार 5 से 3 को घटाकर पहली संख्या ऋण 5 का चिन्ह परिणाम को लगाया जाता है। इन दोनों मिथ्या धारणाओं से ऑप्शन 1 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। कई बार 5 और 3 को जोड़ दिया जाता है लेकिन ऋण चिन्ह नहीं लगाया जाता। इससे ऑप्शन 2 यह गलत जवाब प्राप्त होता है। सही जवाब है ऑप्शन 3 ऋण 8, क्योंकि ऋण 5 से धन 3 घटाना मतलब ऋण 5 से धन 3 का योज्य प्रतिलोम यानी एडिटिव इनवर्स जोड़ना होता है। चूंकि धन 3 का योज्य प्रतिलोम ऋण 3 है, इसलिए ऋण 5 के साथ ऋण 3 मिलाने पर परिणाम ऋण 8 प्राप्त होता है। संख्या रेखा यानी नंबर लाइन पर इसे हल करने के लिए पहले 0 से बाईं ओर 5 कदम चले और फिर ऋण 5 से 3 कदम बाईं ओर चले, जिससे कि हम पहुंच जाएंगे ऋण 8 पर। इसलिए सही जवाब है ऑप्शन 3। मिथ्या धारणा 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? दिए अभिव्यक्ति में इन पूर्णांकों का व्यवकलन यानी सब्ट्रैक्शन किया गया है और हमें दिए कथनों में ऐसा कथन ढूंढना है जो इस अभिव्यक्ति के लिए उपयुक्त नहीं है। पहले कथन से पता चलता है कि एक व्यक्ति भूमि के नीचे की 5वीं मंजिल से 7 मंजिलें ऊपर जाता है। अब व्यक्ति कौन सी मंजिल पर होगा यह पता करने के लिए 7 से ऋण 5 का व्यवकलन किया जाता है और अभिव्यक्ति 7 ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। यह गलत समझ है। चूंकि व्यक्ति ऋण 5वीं मंजिल से ऊपर की दिशा में 7 मंजिलें जाता है, इसलिए वर्तमान मंजिल का पता ऋण 5 धन 7 के अभिव्यक्ति से लगाया जा सकता है। इसलिए पहला कथन सही नहीं है, यानी कि यह दिए सवाल का जवाब है। दूसरे कथन से पता चलता है कि एक संघ को 7 और दूसरे को ऋण 5 गुण मिलते हैं। कई बार गुणों में अंतर पता करने के लिए योग किया जाता है और अभिव्यक्ति 7 धन ऋण 5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। इसलिए दूसरा कथन गलत मानकर दिए सवाल का जवाब ऑप्शन 2 दिया जाता है, लेकिन यह एक गलत समझ है। यहाँ गुणों में अंतर पता करने के लिए ज्यादा गुणों से कम गुण घटाए जाते हैं, इसलिए अभिव्यक्ति होगी 7 ऋण 5, यानी कि दूसरा कथन सही है। दिए सवाल का यह जवाब नहीं हो सकता। तीसरे ऑप्शन में बताया गया है कि तापमान ऋण 5 डिग्री सेल्सियस से बढ़कर 60 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। कई बार बढ़त पता करने के लिए पहली संख्या से दूसरी संख्या का व्यवकलन किया जाता है, जिसे इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है। यह एक गलत समझ है। इसी तरह कई बार बच्चे यह तो सही प्रकार से समझते हैं कि बढ़त प्राप्त करने के लिए
अंतिम तापमान से प्रारंभिक तापमान घटाया जाता है, लेकिन चिन्ह को नजरअंदाज कर दिया जाता है और -5 को 5 समझा जाता है और इस कारण अभिव्यक्ति 7-5 इस प्रकार व्यक्त की जाती है। यह भी गलत समझ है। सही समझ यह है कि बढ़त प्राप्त करने के लिए 60 डिग्री सेल्सियस से -5 डिग्री सेल्सियस तापमान घटाना होगा, यानी कि अभिव्यक्ति होगी 7-5। चूँकि दिया कथन सही अभिव्यक्ति व्यक्त करता है, इसलिए यह भी दिए सवाल का जवाब नहीं हो सकता। इस तरह से आज हमने देखी पूर्णांकों के व्यवकलन से संबंधित मिथ्या धारणाएं। छठी से 10वीं कक्षा के विद्यार्थी ध्यान से सुने। खास आपके लिए हैं इंस्पायर अवार्ड्स मानक। GST और NIF द्वारा हर साल हो रहे इंस्पायर अवार्ड्स मानक के पहले राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता हैं। विजेता आप भी हो सकते हैं। इसलिए किसी भी क्षेत्र में साइंस और टेक्नोलॉजी पर आधारित अपने इनोवेटिव आइडियाज के साथ तैयार हो जाइए। जानते हैं ना, आप में से 1 लाख स्टूडेंट्स को 10-10 हजार रुपए मिलेंगे अपने आइडियाज को प्रोटोटाइप बनाने के लिए। उसके बाद दुनिया सराहेगी आपका हुनर जब पहुंचेगा आपका आइडिया लोगों तक प्रोडक्ट के रूप में। तो अपने ओरिजिनल इनोवेटिव आइडियाज को स्कूल में जमा करें। बेस्ट आइडियाज आगे बढ़ाए जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हाँ, जल्दी आज ही जमा करें। सो गुड लक विद इंस्पायर अवार्ड्स मानक। आज हम सीखेंगे तिर्यक-छेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोण। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि 2 या 2 से अधिक रेखाओं यानी लाइंस को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद यानी इंटरसेक्ट करने वाली रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। जैसे 2 मार्गों को एक तीसरा मार्ग प्रतिच्छेद करता है, तो प्रतिच्छेद करने वाले मार्ग के रूप में हम एक तिर्यक छेदी रेखा देख सकते हैं। तिर्यक छेदी रेखा जब 2 रेखाओं को प्रतिच्छेद करती है तो कुल 8 कोण निर्मित होते हैं। आज हम तिर्यक छेदी रेखा द्वारा निर्मित कुछ कोणों की समझ बनाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ रेखा L, रेखा M और रेखा N को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रही है, इसलिए हम इसे एक तिर्यक छेदी रेखा कह सकते हैं। अब हम देखते हैं कि कोण 1, कोण 2, कोण 3 और कोण 4 M और N इन दोनों रेखाओं के अंदर है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो 2 रेखाओं के मध्य हो अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें कोण 5, कोण 6, कोण 7 और कोण 8 की, तो ये सभी M और N इन दोनों रेखाओं के बाहर है। तिर्यक छेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो 2 रेखाओं के बाहर हो बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल्स कहलाते हैं। अब कोण 1 और कोण 3 की बात करते हैं। अगर हम देखें तो ये कोण M और N इन दोनों रेखाओं के अंदर है और वे तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ है। हम कहते हैं कि कोण 1 और कोण 3 तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है। दी आकृति में इस प्रकार का एक और युग्म छुपा है। क्या आप उसे ढूंढ पाएंगे? प्रयास कीजिए। आपने बिल्कुल सही पहचाना। यहाँ कोण 1 और कोण 3 के युग्म के साथ कोण 2 और कोण 4 का युग्म भी तिर्यक छेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है। चलिए इसे समझने के लिए एक और मजेदार उदाहरण लें। यहाँ रेखा AB रेखाएं CE को P बिंदु पर और DE को Q बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, जिससे वह कुल 8 कोण बना रही है। क्या आप ज्ञात कर सकते हैं यहाँ तिर्यक छेदी रेखा AB द्वारा निर्मित अंतः कोण कौन से हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। इनमें अंतः कोण है कोण CPB, कोण BPE, कोण DQA और कोण AQE।
क्या इसी तरह आप बाह्य कोण ज्ञात कर पाएंगे? सोचिए सोचिए। बिल्कुल सही। तिर्यकछेदी रेखा AB द्वारा बनने वाले बाह्य कोण है कोण CPA, कोण APE, कोण DQP और कोण BQE। अब आप तिर्यकछेदी रेखा के एक तरफ बने अंतः कोणों के युग्म ज्ञात कर पाएंगे। प्रयास कीजिए। चलिए हम बताते हैं। तिर्यकछेदी रेखा AB के एक तरफ बने अंतः कोणों का एक युग्म है कोण CPB और कोण DQA और दूसरा युग्म है कोण AQE और कोण BPE। तो आज हमने सीखा तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोण। अगले वीडियो में हम देखेंगे इनके कुछ उदाहरण। राहुल ने नीचे दिए चित्र को देखकर यह ज्ञात किया कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यकछेदी रेखा J के एक ही तरफ बने अंतः कोणों यानी इंटीरियर एंगल्स का युग्म है। ज्ञात कीजिए कि राहुल की समझ सही है या गलत। पिछले वीडियो में हमने सीखा कि वह रेखा जो एक ही तल में स्थित 2 या 2 से अधिक रेखाओं को भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है एक तिर्यकछेदी रेखा यानी ट्रांसवर्सल कहलाती है। यहाँ हम देखते हैं कि रेखा J रेखा K और रेखा L को 2 भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, इसलिए वह एक तिर्यकछेदी रेखा है। प्रतिच्छेद करते हुए यह रेखा कुल 8 कोण बनाती है। इन कोणों में हमें देखना है कि कोण 1 और कोण 2 तिर्यकछेदी रेखा J के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म है अथवा नहीं। जैसा कि आप जानते हैं वे 2 कोण जो तिर्यकछेदी रेखा द्वारा प्रतिच्छेद की जाने वाली 2 रेखाओं के मध्य है एवं तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ है, वे तिर्यकछेदी रेखा के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म कहलाते हैं। हम कोण 1 और कोण 2 के संदर्भ में देखते हैं कि कोण 2 रेखा L और रेखा K के मध्य भी है और तिर्यकछेदी रेखा J के एक तरफ भी है। लेकिन कोण 1 की बात करें तो यह तिर्यकछेदी रेखा के उस तरफ ही है जिस तरफ कोण 2 है, लेकिन यह रेखा K और रेखा L के मध्य नहीं है। इसलिए हम इन 2 कोणों को तिर्यकछेदी रेखा J के एक ही तरफ बने अंतः कोणों का युग्म नहीं कह सकते। इसलिए राहुल की समझ गलत है। अगला उदाहरण। दी गई आकृति में रेखा L, रेखा N और रेखा M की तिर्यकछेदी रेखा है। ज्ञात कीजिए इस आकृति में तिर्यकछेदी रेखा L द्वारा बनाए गए अंतः कोण यानी इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? पिछले वीडियो में हमने सीखा कि तिर्यकछेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो 2 रेखाओं के मध्य हो अंतः कोण कहलाते हैं। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं यह अंतः कोण कौन से हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह रेखा M और रेखा N के मध्य में तिर्यकछेदी रेखा L द्वारा बनाए गए कोण हैं कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 8। इसलिए दिए गए चित्र में ये सभी कोण अंतः कोण हैं। अगला उदाहरण। दी गई आकृति में रेखा L, रेखा N और रेखा M की तिर्यकछेदी रेखा है। ज्ञात कीजिए इस आकृति में तिर्यकछेदी रेखा L द्वारा बनाए गए बाह्य कोण यानी एक्सटीरियर एंगल्स कौन से हैं? जैसा कि आप जानते हैं तिर्यकछेदी रेखा द्वारा 2 रेखाओं पर निर्मित वे सभी कोण जो 2 रेखाओं के बाहर हो बाह्य कोण कहलाते हैं। इस आधार पर क्या आप बता सकते हैं यहाँ बाह्य कोण कौन से हैं? सोचिए सोचिए। चलिए हम बताते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यह रेखा M और रेखा N के बाहर तिर्यकछेदी रेखा L द्वारा बनाए गए कोण हैं कोण 1, कोण 2, कोण 6 और कोण 7। इसलिए दिए चित्र में ये सभी कोण बाह्य कोण हैं। आज हमने देखे तिर्यकछेदी रेखा द्वारा निर्मित निम्नलिखित कोणों के उदाहरण।
नए आइडियाज और इनोवेशन को आगे बढ़ाने का दुनिया का सबसे बड़ा मंच है इंस्पायर अवार्ड्स मानक, जहां कक्षा 6 से 10 तक के छात्र साइंस और टेक्नोलॉजी से संबंधित अपने आइडियाज और इनोवेशन को देश दुनिया तक पहुंचाने का मौका पा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से जल्द अपने आइडिया को इंस्पायर अवार्ड मानक के वेब पोर्टल पर जमा करवाएं और अपने इनोवेटिव यात्रा की शुरुआत करें। ये करेगा आपके सपनों को साकार और एक नए नवसर्जक भारत का निर्माण। इंस्पायर अवार्ड्स मानक, इंस्पायरिंग इनोवेटर्स ऑफ टुमारो। ज्यादा जानकारी के लिए www.inspireawards-bst.gov.in पर जाएं। पिछले सत्र में हमने इस प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करना सीखा था, पर ध्यान दीजिए कि इन सभी समीकरणों में चर सिर्फ एक ही पक्ष में है। तो दोस्तों, इस सत्र में हम ऐसे एक चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करेंगे जिनमें चर समीकरण के दोनों पक्षों में मौजूद है। आइए हम यह एक उदाहरण के साथ समझते हैं। रानी को 2 वर्गाकार चार्ट पेपर दिए गए हैं। उसे बताया गया है कि बड़े कागज की लंबाई छोटे कागज की लंबाई से 5 इंच ज्यादा है और उसे छोटे कागज की लंबाई पूछी गई है। अब इसके लिए रानी को एक सुराग भी दिया गया है। सुराग यह है कि बड़े कागज का परिमाप छोटे कागज के परिमाप के 4/3 गुना है। आइए अब मिलकर उत्तर ढूंढते हैं। हमें बताया गया है कि बड़े कागज की लंबाई छोटे कागज की लंबाई से 5 इंच ज्यादा है। तो अगर हम छोटे कागज की लंबाई के चर के लिए L का इस्तेमाल करें तो बड़े कागज की लंबाई L और 5 के योग के बराबर होगी। चलिए रानी को दिए गए सुराग का उपयोग करें। बड़े कागज का परिमाप छोटे कागज के परिमाप के 4/3 गुना है। हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या आपने यहां ध्यान दिया? यहां चर समीकरण के दोनों पक्षों में मौजूद है। अभी तक हमने जितनी समस्याओं का हल निकाला है उनमें हमेशा चर समीकरण के एक पक्ष में ही मौजूद होता था। पर चिंता ना करें, हम मिलकर इस परिस्थिति को आसान करेंगे। अब अगर हम यहां इन कोष्ठकों को विस्तारित करते हैं, हमें यह समीकरण मिलता है। अब 3 से छुटकारा पाने के लिए हम दोनों पक्षों को 3 से गुणा करेंगे। अब हम चाहते हैं कि चर L समीकरण के सिर्फ एक ही पक्ष में हो, तो हमें इस पद को दाएं पक्ष में पक्षांतर करना पड़ेगा। जब हम वह कर लेंगे, हमें 16L में से 12L घटाना पड़ेगा। क्या हम 16L में से 12L घटा सकते हैं? हां, हम यह कर सकते हैं। दोनों पदों में समान चर है L। हमने पिछली कक्षा में पढ़ा है कि ऐसे पदों को समान पद कहा जाता है और हम समान पदों को जोड़ और घटा सकते हैं। तो हमारे समीकरण में जब हम 12L को दाएं पक्ष में ले जाते हैं, तब उसे 16L में से घटा सकते हैं क्योंकि वे समान पद हैं। अब हमें जाने पहचाने रूप का एक समीकरण मिला। आखिरकार हमें चर एक पक्ष में और अचर दूसरे पक्ष में मिला। L का मान ढूंढने के लिए चलिए दोनों पक्षों का 4 से विभाजन करते हैं। इस कदम में हमें L का मान 15 के बराबर मिला, तो छोटे कागज की लंबाई 15 इंच है। इस सत्र को हम यही समाप्त करते हैं। हमने सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण तब भी हल किए जा सकते हैं जब चर दोनों पक्षों में मौजूद हो। अगले पाठ में हम इस प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों के कुछ और उदाहरण देखेंगे। हमारे पिछले सत्र में हमने यह सीखा कि एक चर वाले रैखिक समीकरण को तब भी हल किया जा सकता है जब समीकरण के दोनों ओर चर मौजूद हो। तो मित्रों, चलिए इस सत्र में एक रोचक उदाहरण देखते हैं और बेहतर तरीके से समझते हैं कि ऐसे समीकरण को कैसे हल करते हैं। रघु के पास 12 इंच की मोमबत्ती थी
जबकि रानी के पास 18 इंच की मोमबत्ती थी। उन दोनों ने अपनी अपनी मोमबत्ती प्रातःकाल 6 बजे जलाई। रघु की मोमबत्ती हर घंटे आधा इंच जली, जबकि रानी की मोमबत्ती हर घंटे 2 इंच जली। हमें यह पता लगाना है कि कितने समय बाद दोनों मोमबत्तियों की लंबाई एक समान होगी। चलिए इस समस्या को हल करना शुरू करते हैं। हमें यह बताया गया है कि रघु की मोमबत्ती 12 इंच लंबी है। वह आधा इंच प्रति घंटा की रफ्तार से जल रही है, जिसका अर्थ यह है कि 1 घंटे में वे आधा इंच जलेगी, 2 घंटे में वह 1 इंच जलेगी, 3 घंटे में वह 1.5 इंच जलेगी। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि h घंटे में मोमबत्ती 1/2 गुना h जलेगी। शुरुआत में रघु की मोमबत्ती की लंबाई 12 इंच थी, तो हम यह कह सकते हैं कि h घंटे के बाद मोमबत्ती की लंबाई 12 घटा 1/2 गुना h इंच हो जाएगी। यही तरीका रानी की मोमबत्ती के लिए भी काम आएगा। हमें दिया गया है कि शुरुआत में रानी की मोमबत्ती की लंबाई 18 इंच थी। यह 2 इंच प्रति घंटे की रफ्तार से जल रही है, तो हम यह कह सकते हैं कि h घंटों में रानी की मोमबत्ती 2 गुना h इंच जलेगी। क्योंकि रानी की मोमबत्ती की शुरुआती लंबाई 18 इंच है, इसीलिए h घंटों के बाद रानी की मोमबत्ती की लंबाई 18 घटा 2 गुना h इंच होगी। अब हमारे पास h घंटों बाद रघु और रानी दोनों की मोमबत्तियों की लंबाई के व्यंजक है। अब हमें h का मान खोजना है, जिसके लिए दोनों की मोमबत्तियों की लंबाई समान होगी। तो इसका अर्थ यह है कि दोनों व्यंजकों का मान समान होगा। तो यह हमारा h चर में रैखिक समीकरण है, लेकिन दोबारा से समीकरण की दोनों ओर चर है। चलिए अब हम चर h के साथ वाले पदों को समीकरण के बाईं ओर लाते हैं और सारे अचरों को समीकरण के दाईं ओर लाते हैं। तो जब हम ऋणात्मक 2h की जगह बदलकर उसको बाईं ओर डाल देंगे, तो वह धनात्मक 2h हो जाएगा। अब हम 12 को समीकरण के दाईं ओर भेज देंगे, तो धनात्मक 12 दाईं ओर जाने की वजह से ऋणात्मक 12 हो जाएगा। अब इन दो पदों को घटाने के बाद हमें यह समीकरण मिलेगा। क्योंकि 3/2 h से गुणा किया है, इसलिए अब हर से 2 को हटाने के लिए हमें समीकरण के दोनों पक्षों को 2 से गुणा करना पड़ेगा। अब हम चर h के साथ वाले 3 को हटाने के लिए समीकरण के दोनों पक्षों को 3 से विभाजित करेंगे। तो हमें h का मान मिल गया है, जो है 4। इसका मतलब यह है कि 4 घंटे बाद दोनों मोमबत्तियां समान लंबाई की हो जाएंगी। क्योंकि मोमबत्तियां 6 बजे जलाई गई थी, वे दोनों 10 बजे समान लंबाई की हो जाएंगी। इस सत्र में हमने एक चर वाले रैखिक समीकरण का एक रोचक उदाहरण देखा, जहां पर चर समीकरण के दोनों ओर मौजूद था। अगले सत्र में हम इस संकल्पना से संबंधित कुछ भ्रम की ओर नजर डालेंगे। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने इन प्रकार के एक चर वाले रैखिक समीकरणों के उदाहरणों को हल किया था। यहां ध्यान दें कि चर समीकरण के दोनों पक्षों में है। इस सत्र में हम कुछ सामान्य भ्रम पर नजर डालेंगे, जो इस तरह के समीकरणों को समझने के दौरान हो सकते हैं। इस व्यंजक को देखें। इन दो विकल्पों में से कौन सा विकल्प इस व्यंजक का परिणाम होगा? आइए पहले ए विकल्प देखें। हम जानते हैं कि पद 7p वास्तव में 7 गुणा p है। इसी तरह यहां p को 1 गुणा p के रूप में लिखा जा सकता है। इसलिए इस व्यंजक में हम आसानी से वितरण गुण लागू कर सकते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो हम p को सर्वभाजक ले सकते हैं और इसके गुणांक को 7 घटा 1 लिख सकते हैं। तो सही उत्तर होगा 7 घटा 1 गुणा p घटा 7,
जो कि 6p-7 के बराबर होगा। क्योंकि व्यंजक में कोई अन्य संख्या नहीं है, यह 7 जैसा है वैसा ही रहेगा। इसलिए सही विकल्प ए है। अधिकांश समय 7 को सामान्य मानना और दोनों p को एक दूसरे से घटाने की गलती करना संभव है और फिर हमें उत्तर के रूप में विकल्प बी मिलेगा, लेकिन ये उत्तर गलत है। एक और प्रश्न पर नजर डालते हैं। आपको क्या लगता है कि यह बयान कब सही होगा? अब आप सोच सकते हैं कि ए उत्तर है क्योंकि आखिर में h एक चर है। तो इसका मतलब है कि h का मान अलग अलग हो सकता है ना? इसलिए यदि h इस तरफ 7 के बराबर है और इस तरफ 0 है, तो यह बयान कभी कभी गलत होगा। लेकिन यह दृष्टिकोण गलत है। क्या आपको पता है क्यों? क्योंकि भले ही h एक चर हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि एक ही स्थिति में इसके अलग अलग मान होंगे। इसलिए h के एक साथ 2 अलग अलग मान नहीं हो सकते। यहां h एक अज्ञात संख्या दर्शाता है। तो h का मान एक ही संख्या है, लेकिन हम नहीं जानते कि यह क्या है। अब इस तर्क के द्वारा यदि हम दोनों ओर h के स्थान पर एक ही संख्या रखते हैं, तो हम देखेंगे कि यह बयान हमेशा सही रहेगा। तो सही विकल्प बी है। इस सत्र में हमने 2 सामान्य गलतफहमियों को देखा जहां हम भ्रमित हो सकते हैं जब हम एक चर वाले रैखिक समीकरणों को समझ रहे हो। संजय गांधी जैविक उद्यान के जू आउटरीच प्रोग्राम में आपका स्वागत है। तो चलिए आज के कड़ी में चलते हैं ज़ेब्रा के एनक्लोजर की ओर। ज़ेब्रा अफ्रीका में पाए जाने वाला घोड़े प्रजाति का पशु है। इसकी ऊंचाई 4 फीट 6 इंच तक और वजन 350 किलोग्राम तक होती है। इसके दौड़ने की रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। ज़ेब्रा मुख्यतः हरी पत्तियां, घास, पेड़ों की टहनियां एवं छाल खाता है। वास्तव में ज़ेब्रा काले रंग के होते हैं और बाद में उनके शरीर पर सफेद रंग की धारियां बननी शुरू हो जाती हैं। जिस तरह से हर इंसान के फिंगरप्रिंट अलग अलग होते हैं, उसी तरह से हर ज़ेब्रा के शरीर पर बनी धारियों का पैटर्न भी अलग अलग होता है। ज़ेब्रा बड़े बहादुर होते हैं और किसी शिकारी से बचने के लिए ये समूह में रहते हैं, जिससे शिकारी के लिए किसी ज़ेब्रा को पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब कोई ज़ेब्रा किसी शिकारी द्वारा घायल हो जाता है, तो दूसरे ज़ेब्रा
उसके आसपास इकट्ठा होकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके साथ ही वो भागते हुए जिग जैग मोशन में भागने के कारण शिकारियों को धोखा भी दे देते हैं। पटना जू में जेब्रा 2006-07 से है और वर्तमान में अभी हमारे पास 2 जेब्रा हैं, एक नर तथा एक मादा। और जो फीमेल जेब्रा है इसे लास्ट ईयर अलीपुर जू से कलकत्ता से लाया गया था और हमारा प्रयास है कि इनमें भी प्रजनन करवाकर इनकी जनसंख्या को बढ़ाया जा सके। जब हम जेब्रा की बात करते हैं तो इसके बारे में बताना लाजमी होगा कि जेब्रा एक एक्जोटिक एनिमल है, अर्थात ये इंडिया में नहीं पाया जाता है। इनका जो नेचुरल हैबिटाट है वो अफ्रीका है। पटना जू में जो जेब्रा हैं इनके लिए काफ़ी बड़ा इनक्लोजर बनाया गया है। इसके अलावा 2 इनका नाइट हाउस भी है जो इनके में इन्हें खाना देने तथा शेड में बारिश वगैरह में छिपने के लिए जगह प्रदान करता है। ये ज़्यादातर जो ड्राई एरियाज में रहते हैं तथा बालू और उस तरह के एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। इन्हें बरसात और जो ह्यूमिड एरिया है उसमें ये सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो उसी से मिलता जुलता है यहाँ पटना के जो जू इनक्लोजर है इसको उसी ढंग से नेचुरलिस्टिक बनाया जाता है। इसके मेंटेनेंस के तौर पे हम लोग यहाँ पे जो बालू का रेगुलर चेंज करते हैं तथा चूना इत्यादि का छिड़काव किया जाता है जिससे कि इनमें फ्ली या अन्य किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं हो। मादा जेब्रा 3 वर्ष में और नर जेब्रा 5 साल में प्रजनन योग्य हो जाते हैं। इनका गर्भावस्था काल लगभग 12 माह का होता है। ये सामान्यतः 25 वर्षों तक जीवित रहते हैं। जेब्रा की सुनने और देखने की क्षमता अधिक होती है और यह रात में भी देखने में सक्षम हैं। जेब्रा के सोने का अंदाज थोड़ा अलग होता है। वो लेटकर सोने के बजाय खड़े खड़े ही सो लेते हैं। झुंड में चलते हुए नर जेब्रा सबसे आगे चलते हैं और उनके पीछे मादा जेब्रा चलती हैं। नर जेब्रा झुंड को लीड करता है। तो आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार। तो आशा करती हूँ बच्चों आज के एपिसोड में आपने जरूर कुछ नया सीखा होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। बाय बाय बच्चों।